हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके कुछ बेसिक सिचुएशन डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। देखो, कुछ चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आईडीज को लेकर कुछ डेटा बैंक्स के रिगार्डिंग कुछ सिचुएशंस है, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता चुका है, इसलिए हम इसको फटाफट से रीड करके फिनिश करेंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। ठीक है। देखो क्या लिखा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी independent of company management. While selecting independent director, the board shall ensure there is an appropriate balance of skills, expert experience, knowledge of the board, so enable the board to discharge its function and duties effectively. Independent director may be selected from the data bank. ये डेटा बैंक आगे चीजें मैं बताऊंगा सेक्शन 150 में आपको डिटेल में। ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है। 150 जब आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा डेटा बैंक क्या होता है, कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एक बार ना प्लीज इसको ना रीड कर लेना, इसमें एक्चुअली पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक है बेसिकली आप एक बार खुद ही देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होना चाहिए, क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं जो आज मुझे आपको डिस्कस कराना है। सबसे पहले ये वाला, that is very very important. This is a SEBI LUDR regulation, right? तो रेगुलेशन 25 टू ए, दिस इज अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या है सेबी की बेसिक अमेंडमेंट। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है, the Security Exchange Board of India has notified SEBI LODRs, that is amendment number this particular, ये आई थी 2025, specify that appointments या reappointments or removal of independent director of the listed company. Okay, this provision is specifically applicable only to the listed company, not unlisted company. ठीक है। वैसे भी जो SEBI के LODRs रेगुलेशन होती है वो लिस्टेड कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होती है, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है। shall be subject to approval of shareholder by way of special resolution। मतलब अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है या फिर रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। बस साथ के साथ यहाँ पर अप्रूवल चाहिए मेंबर्स का। कितना स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अब यहीं पे ना देखो, अगर आप सेक्शन, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो, इन जनरल पार्लेंस में हम बोलते हैं 75% की मेजोरिटी अगर मिल जाए तो दैट इज बेसिकली नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। यही पढ़ा हुआ है। तो अब इसी को लेके हमें थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करना है। सेक्शन 114, अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करूं तो अंडर सेक्शन 114 में ये डिफाइन किया गया है। और ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस भी हैं, और ये कैसे पास होना चाहिए वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। अभी तो देखो, मैं आपको पहले एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन समझा दूं, उसके बाद हम आगे के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो वैसे तो मुझे आपको जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाना ही है कॉन्सेप्ट स्पेशल रेजोल्यूशन का। थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंड। तो सेक्शन 114 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है ओआर और एसआर के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को भी और स्पेशल रेजोल्यूशन को भी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओआर और एसआर की स्पेसिफिकेशन आपको समझा दूं। देखिए, जनरली अभी तक जिस भी टीचर्स से आपने पढ़ा होगा या फिर सेल्फ भी पढ़ा होगा, तो वहां पे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि 51% मेजोरिटी मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 75% मेजोरिटी मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्चुअली मैं दिस इज नॉट आंसर। मान लीजिए एग्जाम में कल को क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, तो इस तरीके से वो डिफाइन नहीं करो। ठीक है। तो उसके प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। अभी मैं आपको उनका डिटेल में नहीं भेजी, बस आप बेसिक में आपको बताऊं वोट के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग हम वोट्स अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं हमारी कंपनी में टोटल वोट्स जो है वो 100 है। अब अगर मैं आपके इस 51 के क्राइटेरिया की बात करूं तो फिर तो 51 वोट्स आपके फेवर में आने चाहिए, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। राइट। अब मान लो 51 टोटल, सॉरी 100 टोटल वोट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव वोटिंग कितनी हुई। जैसे मान लो कोई रेजोल्यूशन हमने पुट किया, राइट, कोई मोशन पुट किया। अब उस मोशन के फेवर में कितने वोट्स हुए हैं,
राइट, और अगेंस्ट में कितने वोट हुए हैं ये डिफाइन करेगा कि ओवर पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम सर हमारे फेवर में, सॉरी फेवर नहीं, पहले अगेंस्ट देखते हैं। मान लो अगेंस्ट में जो वोटिंग हुई है, मान लो 10 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे अगेंस्ट में जो वोट हुई, अगर ये लेस देन है फेवर में, यही देन से फेवर में मोर देन अगेंस्ट वोट होगा। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट में हमारे कितने हैं, 10 है। अब मान लो जो फेवर में वोट आए वो आए 11, मतलब अगेंस्ट के वोट से फेवर के वोट्स क्या है, मोर देन अगेंस्ट है। क्या है, मोर देन अगेंस्ट है। तो भैया यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो, फर्क नहीं पड़ता बाकी सिचुएशन कितने वोट कास्ट हुए हैं कितने नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अगेंस्ट से ज्यादा अगर वोटिंग्स है हमारे फेवर में, तो वहां पर बेसिकली हमारा क्या पास हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बात है। अच्छा, अब आते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन केस में। एग्जाम्पल हम ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। हमारा वोट का क्राइटेरिया अगेन कितना है, 100 ही है, टोटल वोट्स हमारे पास 100 वोट्स है। अब इसके बेसिस पर हम एसआर को पास करें। ठीक है, अगेन ध्यान सुनना, कोई मोशन पुट हुआ और उस मोशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे अगेंस्ट में वोटिंग कितनी हुई है। मान लो अगेंस्ट में वोटिंग हुई थी 15 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया था, तो फेवर कितना हो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। तो कहता है 3 ज्यादा वोट होने चाहिए फेवर से अगेंस्ट से, 3 टाइम्स मोर देन होने चाहिए किससे, अगेंस्ट से। तो अगेंस्ट में 15 है, तो अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ 15 बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 45 वोट्स अगर फेवर में आए तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है वोटिंग कराने का, स्पेशल रेजोल्यूशन या ओआर या एसआर पास होने के सिचुएशंस में। ठीक है, तो अगर ओआर एसआर पास हो रहा है तो उसकी एक बेसिक कंडीशन ये होती है। आई होप सबको समझ रहा होगा, इसको कॉपी करना है एक मिनट। चलिए, ये समझ है आपकी। ओके, अब आओ जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट, इधर देखे ध्यान से। प्रोवाइडेड दैट, हाँ सुनो, तो बेसिकली जो रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 2A बेसिकली कहता है एलओडीआर के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल होना है वहां पर आपको स्पेशल रेगुलेशन पास करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजो है। फर्स्ट प्रोविजो क्या कह रहा है सुनना, जहां आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करी है फॉर अपॉइंटमेंट, वेयर अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेल हो गया है, मतलब भाई सिंपल सी बात है, हमने मिस्टर एक्स को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की सोची, भाई, और उसकी फेवर में मोशन रखा गया और रेजोल्यूशन पास होता है एसआर क्योंकि नहीं हुआ, मतलब 3 टाइम्स वोट में अगेंस्ट से नहीं मिला। ठीक है, टू गेट द रिक्विजिट मेजोरिटी ऑफ वोट बट, ठीक है, कहते हैं द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशंस एक्सीड करते हैं वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसके साथ फिर है एंड है। अब आगे सुना ध्यान से, द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड हो गए हैं वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, देन अपॉइंटमेंट ऑफ सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी टू बी हैव मेड। मतलब क्या है सर, जरा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कि बेसिकली हमें पे क्या कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, लुक, देयर इज अ कंपनी एंड मान लेते हैं ये लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है जी, तभी एलओडीआर के हमारे रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। तो ये लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर इसको रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा 25(2)(a। ठीक है, तो हमें एक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे 25(2)(a। ठीक है, ओके, तो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लेट अस अज्यूम यहाँ पर कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, और कंपनी की जनरल मीटिंग में इस पर्सन को हमें अपॉइंट करना है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज आईडी हमें इनको अपॉइंट करना है। ठीक है, और एज पर रेगुलेशन 25 तो हमें किसकी जरूरत है, स्पेशल रेजोल्यूशन।
हमें किसकी जरूरत थी? स्पेशल ऑफिसर। ठीक है। जनरल मीटिंग में इनके नाम का मोशन को रखा गया, राइट, इनके नाम को रखा गया। एंड लेट अस अज्यूम स्टेप नंबर 1, एसआर नॉट पास, मतलब एसआर पास नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि आप रेजोल्यूशन क्या करेंगे? फेल। तो कायदे से प्रोविजन की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे ना स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। देखो एसआर पास नहीं हुआ, इट्स ओके। बट अब स्टेप नंबर 2 देखिए, अगर स्टेप नंबर 2 फुलफिल हो गया तो फिर हम मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर लेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। अब सुनो, कंपनी में ना शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के क्या खरीदे हो, शेयर्स परचेस करो। एक होते हैं पब्लिक शेयर होल्डर, आम जनता ने शेयर परचेस करे हुए हैं तो बन के पब्लिक शेयर होल्डर है। एक अदर देन पब्लिक है, यू कैन से प्रमोटर शेयर होल्डर्स बोल सकते हो। ठीक है, जो अदर देन पब्लिक है मतलब प्रमोटर्स है। ठीक है। ओके, अब सुनो ध्यान से, सिर्फ मैंने शेयर होल्डर की कहानी क्यों यहाँ पे लिखी है इसके बारे में भी समझेंगे। बहुत फोकस से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। स्टेप नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे सर रेजोल्यूशन एसआर तो पास नहीं हुआ, बट एक काम हुआ है। तो जो वोट कास्ट हुए थे फेवर में, जो वोट कास्ट हुए हैं फेवर में, यानी कि मिस्टर एक्स के फेवर में जो वोट कास्ट हुए हैं वो ज्यादा है वोट कास्ट अगेंस्ट से। मतलब आपके खिलाफ वोटिंग जो हुई है वो कम पड़ रही है आपके फेवर में ज्यादा वोट्स। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। अच्छा सुनो, ये जो पहला सिचुएशन में लेके चलता हूँ स्टेप नंबर 2 का एक, जो कि टोटल वोटिंग की बात कर रही है, इररिस्पेक्टिव द फैक्ट्स पब्लिक शेयर होल्डिंग है या फिर प्रमोटर शेयर होल्डिंग। ठीक है। अच्छा, प्लस, प्लस मतलब यहाँ पर एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कह रहा है जो पब्लिक यानी कि बी पॉइंट, पब्लिक शेयर होल्डर है, कौन है जी? जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके जो वोट कास्ट हुए हैं फेवर में वो ज्यादा है वोट कास्ट इन अगेंस्ट से। अगेंस्ट वाला हम टोटल ले सकते हैं, राइट। पब्लिक शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक शेयर होल्डर ने वोटिंग करी है, मतलब उन्होंने जो वोट करा है वो फेवर में ज्यादा है अगेंस्ट से। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं देन मिस्टर एक्स को हम अपॉइंट कर लेंगे कंपनी में एज अ आईडी, यानी कि एज अ आईडी हम इस पर्सन को क्या कर लेंगे? अपॉइंट कर लेंगे। ये समझ में आया? तो दिस इज रेगुलेशन 25A ऑफ सेबी एलओडीआर। ठीक है। अब इसमें चलिए सर एक बार बताइए, ऐसा तो पास होगा नहीं, तो फिर ये आपने अपॉइंट क्यों करवा लिया? भाई देखो ना, आप यहाँ से लॉजिक ले लेना। प्रमोटर जो है वो इस व्यक्ति को नहीं चाह रहे हैं, पब्लिक के वोटर तो है फेवर, तो यानी कि कहीं ना कहीं पब्लिक चाह रही है, और हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट क्यों करते हैं? प्रमोटर्स के लिए या पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस वजह से यहाँ पर पब्लिक की इंटेंशन को देखा जा रहा है कि भैया पब्लिक फेवर कर रही है, ड्यू टू प्रमोटर शेयर होल्डिंग वो अपॉइंट नहीं हो पाया, एसआर पास नहीं हो पाया। इसलिए मिस मैनेजमेंट या अपोजिशन के सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे भी क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। ये एक तरीके से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होना। सही बता था मैं आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हाँ, इस एक तरीके से वही यहाँ पे पास हो रहा है। एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। ओके, कॉपी जरूर करना, इसको पोस्ट करके ये पढ़ेगा। अब जरा इसका फर्दर सिचुएशन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यानी कि सेकंड प्रोविजन कहता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है फर्स्ट प्रोविजन में ऊपर जो भी आपने पढ़ा, shall be removed only if vote cast in favor of the resolution proposing the removal exceed the vote cast in the resolution and vote cast by the public shareholder in favor exceed the, मतलब सिंपल सी बात है। देखो कुछ नहीं कह रहा है बेटे, ये जो ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए जो रेजोल्यूशन पास हो रहा था, ये जो अभी पढ़ा था, ये जो आपको पूरा सिचुएशन पढ़ा, ये वाला स्टेप नंबर 2 वाला, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए था ना ये। और जब ये सेम अप्लाई होगा, सेम अप्लाई फॉर रिमूवल एज वेल। ठीक है, ये सेम अप्लाई होगा रिमूवल ऑफ आईडी, मतलब अगर आप आईडी को रिमूव करना चाह रहे हो इसी तरीके से रिमूवल भी होगा। तो ये कह रहा है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, और ये कह रहा है सेकंड प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन। समझ में आया? तो जिस तरीके से
आपने अपॉइंट करा है उसी तरीके से हम रिमूव भी करें। समझे? चलो, अब एक यहाँ पर एक छोटा सा केस हुआ है इन रिवीजन Invesco Developing Market Funds versus G Entertainment Enterprises Limited. High Court of Bombay appealed. It was held that appointment of the independent director of the listed company will be made in general meeting, not in board meeting. मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो independent director की appointment है वो company की general meeting में होगी, board meeting में ये होगी listed company की। ठीक है? So this is also very important case को याद रखिएगा। और ठीक है, Invesco Developing Markets Funds versus G Entertainment एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बेसिक जजमेंट है। आई होप सो आपको समझ में आए। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, कॉपी जरूर करते रहना भैया। ठीक है, ये मैं एक्चुअली थोड़ा प्रीवियस वाला है इससे इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके बेसिकली लिस्टेड एंटिटीज। अब थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। देखिए, अगला जो प्रोविजन है वो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन, क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ पर सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो रहा है कहाँ पे, लिस्टेड कंपनी की एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि सब्सिडरी है। और सब्सिडरी कौन सी है, अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी कंपनी है। तो विल अंडरस्टैंड ये होता क्या है। तो सबसे पहले सिचुएशन समझो। देखो, एज पर रेगुलेशन 25 सॉरी 24 सब रेगुलेशन 1, 24 सब रेगुलेशन ऑफ सेबी एलओडीआर, क्या कहते हैं, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, shall be a director on board of directors of unlisted material subsidiary company whether government है और नहीं। सुनो, मीनिंग तो विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जरा एक कॉन्सेप्ट सुनो कि है क्या रहा है प्रोविजन एक्चुअली। अगर मैं आपको रेगुलेशन समझाऊं, कॉन्सेप्ट रेगुलेशन 24(1), ठीक है, ऑफ एलडीआर रेगुलेशन, ये कह क्या रहा है, इसकी सिचुएशंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे देखो, एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, जिसके उसको जहां पर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ये आपने पढ़ा था सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में। हाँ, तो वहां पर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर हमारे क्या होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए। ठीक है सर, मान लो इसके बोर्ड में आईडीज अपॉइंट करे गए हैं। ओके, अब मान लेते हैं सर हमारी जो लिस्टेड कंपनी है ना, इसकी एक सब्सिडरी है, और सब्सिडरी की कौन सी, अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी कंपनी। मैं आपको समझाऊंगा अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी क्या है, पहले आप ध्यान से सुनेंगे इसका कह क्या है सिचुएशन। तो कह रहा भैया जो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी का, तो इसको आप इस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। ठीक है, ध्यान सुना बेटा, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सर हमारी लिस्टेड कंपनी का बोर्ड का जो आईडी है उसको एज ए डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे कहाँ पे, बोर्ड ऑफ द अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी में। ये कह रहा है हमारा ये पर्टिकुलर रेगुलेशन। समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अब सर ये समझ लेते हैं जो अनलिस्टेड मटेरियल कंपनी है ये बेसिकली है क्या। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रीड कर लेना इसको। देखो, at least one independent director on board of the director of the listed company shall be mandatory है दोस्त, shall be a director on board of director of unlisted material subsidiary company, भले वो इंडिया में हो इनकॉर्पोरेटेड या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड ना हो। समझे? ओके, अब जरा आगे देखो सिचुएशन क्या है, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या है, इसको समझो, फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे सारी सिचुएशन। ठीक है, सारे नोट्स। चलिए देखिए जरा, मीन्स अ सब्सिडरी मतलब एक सब्सिडरी जिसकी इनकम हुज इनकम या फिर उसकी नेटवर्थ सीड कर रही है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ रेस्पेक्टिवली ऑफ द लिस्टेड कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। मतलब पिछले अकाउंटिंग ईयर के, देखो क्या होता है,
जैसे अगर कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज है भाई, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन रहा है। हाँ जी। तो जब आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है और आप होल्डिंग कंपनी है, आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी होती, जिसमें आपका पी एंड एल आ गया, जिसमें आपका बैलेंस शीट वगैरह आ गया। तो आपकी जो टोटल नेट वर्थ है, या फिर और लिख लेते हैं, या फिर आपकी जो टोटल इनकम है, ठीक है। और ये मैं जो कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ, ये सभी की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी सब्सिडियरी होल्डिंग्स है उनका मिला के आपने बैलेंस शीट बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। और उसके हिसाब से जो आपकी नेटवर्थ आ रही है आपकी, मतलब सब्सिडियरी कंपनी की, वो एक्सीड कर रही है 20%। टोटल का 20% से ज्यादा है आपका कंट्रीब्यूशन सभी सब्सिडरीज में। आपकी सब्सिडरी को सिर्फ सब्सिडरी नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मटीरियल सब्सिडरी कंपनी। और अनलिस्टेड हो तो अनलिस्टेड आगे लग जाए। ठीक है, मतलब 20% से अगर ज्यादा है आपकी नेटवर्थ, या क्यों टोटल कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से आपकी बाकी सब्सिडीज के मुकाबले, तो भैया आप सिर्फ सब्सिडरी नहीं है, आप मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना, उनके बोर्ड में रखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास मटेरियल सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब आइए, क्या लिखा हुआ है, देखो जी, रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, याद है ना, रीअपॉइंटमेंट सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और फटाफट से ना रिवीजन करा देना, फटाफट से ना भाई नोट जरूर करते रहना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एक इसका ना कॉन्सेप्ट समझिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर, फिर ये समझ में आएगा, इसमें कुछ कोई खास है नहीं। ठीक है भाई, जब हम कंपनी में अपॉइंटमेंट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, हम क्या करते हैं जी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि हमने आगे पिछले सेक्शन में हमने पढ़ चुके हैं, सेक्शन 149 में, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो उसके बारे में मैंने आपको सिचुएशन बताया था सबसेक्शन 11 में, जिसको हम टर्म्स भी बोल सकते हैं और टेन्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका टेन्योर कितना हो सकता था भैया? तो भैया 2 टर्म के लिए अपॉइंट होता है। कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है? 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। 2 टर्म्स के लिए कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है। बट जो 1 टर्म का सिचुएशन रहेगा, फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 5 साल का, 5 साल से कम भी हो सकता है। और जो सेकंड टर्म रहेगा, ये भी आपका कितना रहेगा, मैक्सिमम 5 साल का। तो टोटल 10 साल दोस्त, राइट। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया दोस्त, दिस इज अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ये हो गया हमारे पास री अपॉइंटमेंट, ठीक है। ओके। और इसके बाद आप 3 साल तक कंपनी में किसी प्रकार से एसोसिएट नहीं रह सकते। 3 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। क्या रहेगा जी? कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, ठीक है। 3 साल तक किसी भी प्रकार का एसोसिएशन आपका कंपनी के साथ नहीं होगा। हाँ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर आप वापस से, हम आपको क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंट या अपॉइंट कर सकते हैं। समझे? सो यही लिखा हुआ है बेटा इसमें, एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपको पहले भी इसको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें ज्यादा हमें समय लगने की जरूरत नहीं है। देखिए, द रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑब्वियस सी बात है ना, आप जब भी किसी व्यक्ति को अपॉइंट करोगे तो देखोगे ना भैया वो एलिजिबल है नहीं। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 4 पढ़ना पड़ेगा, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 11 प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बाय पासिंग स्पेशल एनोमलीज। भाई नॉर्मल केसेस में वो और पास कर सकते हो अपॉइंटमेंट के केसेस, बट जब रीअपॉइंटमेंट करोगे तो एसआर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 2 consecutive टर्म्स, पढ़ा चुका हूँ। बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 कूलिंग पीरियड, अगर आपने एक्सपायर कर दिया है तो, ठीक है।
However, he shall not during set 3 period क्या नहीं होना चाहिए कंपनी से किसी प्रकार से एसोसिएट नहीं होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझे। तो ये रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो इसमें हमें अलग से कुछ खास पढ़ने की जरूरत ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, जब कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी कहाँ से मिलेगा उसे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा कहाँ मिलेगा, उसके बारे में क्या सिचुएशन रहेगा, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 150 में कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका अपॉइंटमेंट का बेसिक प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। एक बार मैं इसको हटा दूं ताकि आपको बेटर भी समझ में आए शुरू से। हाँ, ठीक है। चलो दिस इज द लास्ट सेक्शन, उसके बाद हमारा ये आईटी का प्रोविजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, अब कहते हैं सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 150, 150 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं बेटा कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो देखो, कहते हैं an independent director may be selected from the data bank containing name, मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डेटा बैंक से सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर उसका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन who are eligible and willing to act as an independent director maintained by any body, institution, association as may be notified by the government of India। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है ना, रिजल्ट का नाम आपको में इसको है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट बढ़िया आगे चल के जो मेंटेन करता है डेटाबेस बेसिकली, हैविंग एक्सपर्टाइज, जिसके एक्सपर्टाइज होगी क्रिएशन में, मेंटेनेंस में सच डेटा बैंक एंड पुट ऑन देयर वेबसाइट फॉर द यूज ऑफ द कंपनी मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सच डायरेक्ट, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस इस पर्टिकुलर डेटा बैंक को मेंटेन करेगा वो अपनी वेबसाइट में भी इसको पुट करेगा ताकि जो भी कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहे तो इस डेटा बैंक को यूज कर सकती है। फिर कहते हैं responsibility of exercising due diligence before selecting the person form and data bank referring to our an independent entity shall lie with the company making such appointment, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके ड्यू डिलिजेंस करने को लेके, ठीक है, कि वो लायक भी है अपॉइंट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता पॉइंट नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव बाय द कंपनी जनरल मीटिंग, हाँ, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152, ठीक है। 152 explanatory statement annexure to the notice of the general meeting called to consider said appointment shall be indicate justification for choosing the appointee for independent director। मतलब देखो, अभी आपने पढ़ा था कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो जब आप इंडिपेंडेंट को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग सामने वाले शेड्यूलर को पता तो हो हम जिस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं उसको घूमने की स्थिति में क्या है। तो जब आप नोटिस इशू करोगे जनरल मीटिंग का तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, तो उस स्टेटमेंट में आप लिखोगे इसके क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह ताकि हमारे शेयर होल्डर अपने जजमेंट वगैरह दे सके, ठीक है। तो ये है बेसिक सिचुएशन। Together, the data bank shall create and maintain the data of person willing to act as independent director according with Rule 6 of Company Appointment and Qualification Rule 2014, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप डेटा बैंक को मेंटेन करोगे। सेक्शन एंड कंपनी के केस में 150 वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से कि ये वाला सेक्शन इसको एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है 22 अक्टूबर 2019 को, पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एट मानेसर हरियाणा, एन इंस्टीट्यूट जिसका काम है क्रिएट करना, मेंटेन करना डेटा बैंक कंटेनिंग नेम, एड्रेस, qualifications of the person who eligible and willing to act as independent director for the use of company making appointment of the independent director, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो भैया आज के डेट में हमें क्लियर हो गया है। आई आई सी बेसिकली डेटा बैंक हमारा क्या करती है, क्रिएट करती है रिगार्डिंग डायरेक्टर, ठीक है। ओके, अब रूल 6 के बारे में कुछ सिचुएशन समझ लेते हैं। रूल 6 बेसिकली क्या कहता है, देखो रूल 6 बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेबल है एनरोलमेंट को लेकर। देखो, एनरोलमेंट डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल 6 हम डिस्कस कर लेते हैं। Compliance required to be required by the person eligible or willing to appoint as independent director। मतलब अगर कोई भी पर्सन, एनीवन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे अपना डेटा बैंक क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। कैसे देखो, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। ए पॉइंट who has been appointed an independent director in the company on the date of commencement of this company's appointment rules on the fifth amendment this particular situation, ठीक है। ये सुनो,
भैया इन रूल्स के आने से पहले ही आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। ठीक है, आप अपॉइंट हो चुके हो किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कहते हैं शेल विद इन पीरियड ऑफ 10 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट, मतलब जिस दिन ये रूल आए वहां से 10 महीने के अंदर, या फिर अभी इसको बोल रखना, you intend to get appointed as an independent director in a company effect such a commencement shall before such point, मतलब तो ए पॉइंट तो कह रहा है अपॉइंटमेंट हो चुकी है, बी पॉइंट कह रहा है इंटेंट टू अपॉइंटेड हो। हाँ, और अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो 10 महीने है। ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो इमीडिएट बेसिस पे करवा दो। इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट हेमेडेस इंस्टीट्यूट की फॉर इंक्लूजन हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर, या फिर फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेप्स स्पेसिफाइड इन दिस पर्टिकुलर रूल्स ऑफ कंपनी क्वालिफिकेशन टिल ही कंटिन्यू द होल्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अकाउंट। क्या कह रहा है सुनो, इंडिविजुअल पर्सन आप अपॉइंट हो चुके हो। इधर मस्त एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ आपके लिए बेटर देखिए। ये जो रूल 6 है ना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इधर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, दो चीजें, ऑलरेडी अपॉइंटेड एज आईडी, जो पहले से आईडी बन चुका है, या फिर इंटेंट टू इंटेंट टू अपॉइंट एज आईडी, मतलब या तो आईडी अपॉइंट होना चाहते हो किसी कंपनी में, ठीक है, या ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हो। इसको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, इसकी वेबसाइट में, IICA की वेबसाइट, ठीक है जी, इसकी वेबसाइट में ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप। किस लिए? एड नेम डेटा बैंक में, डेटा बैंक ऑफ IICA, ठीक है, और ये मैंडेटरी है तो करवाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, इनको समय मिल रहा है, इसको मैं ना ए केस मान लेता हूँ, इसको बी केस मान लेता हूँ। तो कब तक अप्लाई करना है भैया? तो ए केस में आपको मिल रहा है 10 महीने, जिस दिन ये रूल कमेंस हुए थे वहां से, फ्रॉम रूल्स कमेंस। ठीक है, जिस दिन ये रूल्स कमेंस हो गया था वहां से 10 महीने के अंदर कराएगा। ए पॉइंट में, बी पॉइंट में आपकी मर्जी, विल आपकी मर्जी है, जब कराना तब कराना। ठीक है, अपॉइंट होने से पहले करा लेना। ठीक है, तो ये बेसिक सिचुएशन है डेटा बैंक का। और फिर आपका ये जो डेटा बैंक का नाम, ये कितने साल के लिए कराना चाहोगे? तो यार तीन सिचुएशन, या तो आप 1 साल के लिए रजिस्टर्ड करा लो, उसकी फीस भर देना, या फिर आप 5 साल के लिए रजिस्टर करा लो, उसकी फीस भर देना, या आप अगर लाइफ टाइम के लिए कराना चाहते हो तो भैया उसकी फीस अलग होगी। ठीक है, तो फीस का बेसिक सिचुएशन है, तीन केसेस है, 1 साल, या फिर 5 साल, या फिर लाइफ टाइम के लिए कराना चाहते हो तो ये आप करवा सकते हो। दिस इज अप टू, समझे? बोलो जी। हाँ, अच्छा सुनो, बट एक टेस्ट भी होता है आगे चल के, आपको बड़ा होना है का एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं टेस्ट पास नहीं करा तो अब नहीं होगा। इंस्टीट्यूट का मतलब आप ऑलरेडी बता चुके हैं, कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स मतलब एट मैनेजर में इसका ऑफिस है वगैरह वगैरह, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सुनो, पॉइंट नंबर 2, एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग क्या, इंडिविजुअल नॉट हैविंग नेम, मतलब आपका टीम नहीं भी है तो इंडिविजुअल में वो पर्सन भी आएगा जिसका टीम नहीं है, ये वॉलंटरली अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट में अपना नाम को ऐड करना। ये यानी कि इंडिविजुअल में इंक्लूड वो पर्सन जिसके पास डेट नहीं है। ठीक है, तो जिसको डेट नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर 3 देखो, every individual whose name has been so included in data bank shall file an application for renewal for the period of 1 year, if in 5 year, if in lifetime period, within a period of 30 days from the date of expiry of the period up to the name of individual so applied for the inclusion of the data bank. Failed for such situation, the individual shall stand remove the name from the data bank. So, सुनो, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। आपने मान लो 1 साल के लिए कराया था या 5 साल के लिए कराया था, इन दो केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम हालाइफ में वाली बात नहीं कर रहे हैं।
मान लो आपकी जो वैलिडिटी पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है जी, आपका वैलिडिटी पीरियड क्या हो चुका है जी, एक्सपायर हो चुका है। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना है। रिन्यू कराना है, और रिन्यू कराने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी स्पेसिफिक फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिन्यू कराना मैंडेटरी है, और इस केस में रिन्यूअल परमिशन आर नॉट नॉट अप्लाई रिन्यूअल प्रोविजन, क्योंकि आपने पहले ही लाइफ टाइम के लिए करा लिया है, तो आपको दोबारा से कुछ करा नहीं करना है। ठीक है, तो ये कह रहा बेटा पूरा सिचुएशन कि आपको एक्सपायरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेडिट रिन्यू करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। देखो अभी प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड ऑन लिमिटेड जिसने लाइफ टाइम फीस जमा कर रखी है क्लोजर होगा। अच्छा चलो, अगर फेल हो गए तो इस केस में यदि आप फेल हो गए रिन्यू कराना, फेल हो गए, तो सिंपल सी बात है, रिमूव हो जाएगा आपका नाम, रिमूव नेम फ्रॉम डेटा बैंक। ठीक है, आपका डेटा बैंक से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा फ्यूचर में जीपे आईडी अकाउंट फ्यूचर में। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ पॉइंट नंबर 6। अब आइए पॉइंट नंबर 4 में, नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल पढ़ा चुका लाइफ टाइम। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, every independent director shall submit the declaration of the compliance relating to eligibility and registration with IC IICA data bank on board. Each time he submit the declaration required for this one section। मतलब आपने ना सेक्शन 140 में सबसेक्शन 7 पढ़ा था, जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी डिक्लेरेशन देता है इंडिपेंडेंस से, तो वही डिक्लेरेशन आपको IICA के पास भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज इंक्लूडेड डेटा बैंक शेल पास, उसको देखो मैंने कहा था ना आपको, आपको पास करना पड़ेगा एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो कंडक्ट करा जाएगा किसके, इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो मतलब IICA के द्वारा, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ नेम इन द डेटा बैंक। मतलब जिस दिन आपका नाम डेटा बैंक में ऐड हो वहां से 1 साल के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो अगर सेम बनवाते हो, हिज नेम शैल स्टैंड रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक इंस्टीट्यूट। आपने नाम ऐड करा लिया, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो वैसे इतनी जरूरत नहीं, चार्ट चार्ट अपना सफिशिएंट है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये टेस्ट करोगे ना। ठीक है, अच्छा, एन इंडिविजुअल हु ऑब्टेन स्कोर नॉट लेस देन 60%, कम से कम 60% एग्रीगेट में आपके नंबर होने चाहिए ऑनलाइन टेस्ट, तभी आप पास माने जाओगे। 60 से कम है तो आप पास नहीं होगे। और कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ लिमिट जितने मर्जी एग्जाम अटेंड दो, अटेंड की कोई लिमिट है पर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग एग्जेम्प्टेड है भैया, इसको रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, कोई मैनेजमेंट पोस्ट होल्ड करते हो, या CA CS हो, ये सारी चीजें जो है वो इस ऑनलाइन टेस्ट से क्या है exempt। ठीक है, एडवोकेट CSC प्रैक्टिसिंग जो वो इस एग्जाम से क्या है एग्जाम्पल है, इसको रीड कर लीजिएगा। कि मैं उसके साथ फाइनल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसका की प्रॉपर्टी सॉफ्ट में, और आई हाँ, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा इसको ना कॉपी जरूर कीजिए, ठीक है, ये जितने भी मैंने नोट्स बना रखे हैं चार्ट्स के फॉर्म में, उसको कॉपी जरूर कर लेना और पॉज करके कर लेना। ठीक है, इसको नोट्स जरूर करना। चलिए थैंक यू सो मच।